स्वागत है बच्चों आप सबका ऑनलाइन क्लास में। आज हम क्लास 10th सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत नागरिक शास्त्र के लेसन 3 लोकतंत्र और विविधता इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आपके सामने उपस्थित है। तो आइए शुरू करते हैं इस लेसन के महत्वपूर्ण बिंदु, जिनको समझकर आप इस अध्याय को बहुत ही सरल तरीके से समझ सकते हैं। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लोकतंत्र और विविधता, यानी हमारा जो देश है वो कैसा है, लोकतांत्रिक देश है। और लोकतांत्रिक देश में विविधता बहुत सारी पाई जाती है, वो चाहे हमारे जो विविधता जाति के क्षेत्र में हो, धर्म के क्षेत्र में हो, है ना, धर्म, लिंग, जाति, इस प्रकार शारीरिक बनावट के क्षेत्र में हो, इस प्रकार से देश में बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। तो जैसा कि कहावत भी आपने सुनी होगी, यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी, यानी अनेकता में एकता ही भारत की पहचान है। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपने हम सीधे अध्याय पर चलते हैं। देखिए लिखा है सामाजिक विभाजन। अब सामाजिक विभाजन किसे कहते हैं? जो विभाजन क्षेत्र, जाति, रंग, नस्ल, लिंग आदि के आधार पर किया जाए उसे सामाजिक विभाजन कहते हैं। अर्थात समाज का वह विभाजन जिसमें क्षेत्र को ध्यान में रखा जाए, जाति, रंग, नस्ल, लिंग, इन सभी बातों का ध्यान रखकर जो विभाजन होता है उसे कहते हैं सामाजिक विभाजन। जब किसी सामाजिक समूह के साथ कोई घोर अन्याय किया जाता है तो यह सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं। जैसे अमेरिका में दोनों श्वेत और अश्वेत, ठीक है, श्वेत मानी जो अंग्रेज़ थे और अश्वेत जो अंग्रेज़ नहीं थे, और वहाँ के जैसे अफ्रीकन लोग वहाँ जाकर बस गए, तो इस प्रकार से श्वेत और अश्वेत जातियों के लोग अमेरिका के नागरिकों के रूप में रहते हैं। परंतु यदि अश्वेत अमेरिकनों से नस्लवाद के आधार पर भेदभाव किया जाता है या काले गोरे के आधार पर उनके साथ भेदभावपूर्ण बर्ताव किया जाता है तो सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन में भी बदल जाते हैं, जिसके परिणाम भयंकर होते हैं। सामाजिक अंतर होना तो स्वाभाविक है, परंतु यदि उनके साथ और तत्व जुड़ जाते हैं तो उन्हें सामाजिक विभाजन का रूप लेते देर नहीं लगती। उसके बाद अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन, ये जो आंदोलन हुआ था अमेरिका में नागरिकों के अधिकार से संबंधित, ये हुआ था 1954 से 1968 के बीच। इसमें घटनाओं और सुधार आंदोलनों का एक सिलसिला, जिनका उद्देश्य अफ्रो अमेरिकन लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ली भेदभाव को मिटाना था। अफ्रो यानी अफ्रीका से आए हुए जो अमेरिका में लोग रहते थे उसे अफ्रो अमेरिकन के विरुद्ध होने वाले नस्ली भेदभाव को मिटाना था। इनके खिलाफ जो नस्ल को ध्यान में रखते हुए, रंग को ध्यान में रखते हुए जो इनके साथ भेदभाव किया जाता था, इस भेदभाव को समाप्त करना ही इस आंदोलन का उद्देश्य था। अब उसके बाद देखिए क्या है अफ्रो अमेरिकी। यह शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक गुलाम बनाकर अफ्रीका से लाया गया था। अफ्रो अमेरिकन काले अमेरिकी या काले अफ्रीकियों के वंशज हैं, ठीक है। जो अफ्रीका के लोग थे उनको अमेरिका में काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए जब लेके आया था और उन्हें गुलामी की दास्ता को स्वीकार करना पड़ा, तो जब वो अमेरिका में रहने लगे तो इन लोगों को अफ्रो अमेरिकी कहा गया। उसके बाद अश्वेत शक्ति आंदोलन, ये क्या है? ये 1966 से 1975 के बीच रहा। यह आंदोलन काले अमेरिकी या एस्ट्रो अमेरिकन लोगों ने शुरू किया था। यह अमेरिका के नस्ल भेद को मिटाने के लिए शुरू हुआ था। इस आंदोलन में अश्वेत लोग नस्लवाद को अमेरिका से मिटाने में हिंसा के प्रयोग से भी नहीं हिचकिचा रहे थे। यानी अगर हमें इस आंदोलन के माध्यम में अगर हिंसा का भी प्रयोग करना पड़ा तो इन्होंने उससे भी अपने पैर पीछे नहीं किए, उसके द्वारा भी इन्होंने इस अश्वेत शक्ति आंदोलन का प्रयोग किया और इस भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। उसके बाद अब है प्रवासी। जो कोई भी व्यक्ति काम के तलाश में या आर्थिक प्रयोजन हेतु किसी एक देश से दूसरे देश में आता है या जाता है उसे प्रवासी कहा जाता है। आप देखते हैं अक्सर लोग या तो काम के क्षेत्र में या बिजनेस के क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं या फिर आते हैं, तो इसे क्या कहेंगे? प्रवासी। फिर है समरूप समाज। क्या है?
समरूप समाज का अर्थ है एक ऐसा समाज जहाँ पर सांप्रदायिकता, जातिवादिता या नस्ल भेद आदि की जड़ें ज़्यादा गहरी न हो। अर्थात इससे संबंधित जो भेदभाव वहाँ पर होते हैं, ये सभी भेदभाव वो चाहे संप्रदाय से संबंधित हो या फिर जाति से संबंधित हो या नस्ल से संबंधित हो, इसका भेदभाव, इससे संबंधित भेदभाव ना किया जाता हो तो वह क्या कहलाएगा? समरूप समाज, यानी समान रूप है, समाज के सभी लोगों को समान रूप से बर्ताव किया जाता है। 2 अफ्रीकी अमेरिकी खिलाड़ी जो नस्लवाद की नीति के विरुद्ध 1968 मैक्सिको में होने वाले ओलंपिक मुकाबलों में अपना विरोध प्रकट कर रहे थे, उनके नाम थे टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पीटर नॉर्मन ने भी टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के पक्ष में विरोध प्रदर्शन किया था, अर्थात इन्होंने भी इनका साथ दिया और इनके विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। अब है समानताएं, असमानताएं और विभाजन। इसमें जो समानता है, असमानता और इसका विभाजन कैसे है, क्या है? सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति जन्म के आधार पर और चमड़ी यानी स्किन कलर के आधार पर किया गया। सामाजिक विभाजन की राजनीति क्या थी? लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता का माहौल होता है। आप देखते हैं कि लोकतांत्रिक देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके बीच में एक कंपटीशन जैसा एटमॉस्फेयर बना रहता है कि हम उनसे आगे निकल जाए, हम उनसे ज़्यादा वोट मिल जाए। तो ऐसी भावना राजनीतिक पार्टियों के बीच होती है। इस प्रतिद्वंदिता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है। कोई भी जो पार्टी है या फिर कोई भी समूह है, अगर उसमें इस प्रकार की भावना है तो वह बहुत ही जल्द गलतफहमी का शिकार बन सकते हैं। उसके बाद है राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल जाता है और देश विखंडन की तरफ जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो यह है कि समाज में किसी किस्म का विभाजन ही न हो। अगर किसी देश में सामाजिक विभाजन है तो उसे राजनीति में अभिव्यक्ति ही नहीं होने देना चाहिए। विभाजन वो चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्र में हो, हर प्रकार का विभाजन विनाश की ओर की लेके जाता है। तो हमें यथासंभव कोशिश यही करना चाहिए कि विभाजन जो है स्थिति इसकी ना पैदा हो, सभी संभाव और समरसता की ओर लेकर चले। उसके बाद है बच्चों सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो यह है, हाँ देखिए, कि किसी किस्म का, अब किसी किस्म में वो चाहे सांप्रदायिकता हो, जाति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में विभाजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। उसके बाद बच्चों अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजनों के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। किसी देश में सामाजिक विभिन्नताओं पर जोर देने की बात को हमेशा खतरा मानकर नहीं चलना चाहिए। यह एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है। फिर है राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का भी काम करती है। तो ये था कुछ जो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और उसके बाद अब इसमें कुछ क्वेश्चन हैं। सामाजिक अंतर कब और कैसे विभाजनों का रूप ले लेते हैं। दूसरा है सामाजिक विभाजन तथा राजनीति किस प्रकार अंतर संबंधित है, व्याख्या करें। और तीसरा है किस प्रकार सामाजिक अंतरों से लोकतंत्र सुदृढ़ होता है। सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों की चर्चा करें। और अंतिम क्वेश्चन है सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, इसका 2 उदाहरण दीजिए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिए गए हैं। हमें बारी बारी से इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और इसके आंसर क्या है, किस प्रकार से देना है, ये भी हमें देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब हम बारी बारी से इन सभी प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। पहला है जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है सामाजिक अंतर कब और कैसे विभाजन का रूप ले लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन को समझिए कि जो सामाजिक अंतर होते हैं, समाज में जब अंतर या विभिन्नता होती है और उनके बीच एक भेदभाव की स्थिति पैदा हो जाती है, यह सामाजिक विभाजन का रूप कैसे लेते हैं, किस प्रकार की उनमें भावना आती है और कैसे ये बड़ा रूप आकार ले लेते हैं। देखिए आंसर है
भारत जैसे एक बड़े देश में सामाजिक अंतर पाया जाना सभा देखी है। पाया जाना, ये जो इसमें आप देख रहे हैं सभा देखी है, सभा देखी नहीं होना चाहिए, इसमें होगा भारत जैसे एक बड़े देश में सामाजिक अंतर पाया जाना। ये जो बच्चों है आप देख रहे हैं पाया जाना, आप इसे छोड़िए, हम पाया जाना इसमें क्या हो सकता है, पाया जाना संभव बात है, आप ऐसे भी अपने शब्द भी देख सकते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं कि चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, छोटा हो या बड़ा, हर एक की चमड़ी का रंग अलग अलग है। आप बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप देखते हैं कि हमारे आसपास या अपने घर में देख लीजिए, एक ही घर में कई लोग कई स्किन कलर के लोग होते हैं, तो ये भी भिन्नता है एक तरह से, उनकी शारीरिक क्षमताएं और क्षमताएं अलग अलग हैं। जन्म के अतिरिक्त इस सामाजिक अंतर का आधार अलग अलग पेशा या व्यवसाय कह लीजिए, पढ़ाई के विषय, खेल या सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव हो सकता है, जो जन्म पर नहीं वरन लोगों की अपनी पसंद पर निर्भर करता है। इन्हीं सामाजिक अंतरों के कारण सामाजिक समूह बनते हैं, परंतु जब किसी सामाजिक समूह के साथ घोर अन्याय किया जाता है तो ये सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं। जैसे अमेरिका में दोनों श्वेत और अश्वेत जातियों के लोग अमेरिका के नागरिकों के रूप में रहते हैं, परंतु यदि अश्वेत अमेरिकन से नस्लवाद के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन में बदल जाते हैं, जिसका परिणाम भयंकर हो सकता है। सामाजिक अंतर होना तो स्वाभाविक है, परंतु यदि उनके साथ और तत्व जुड़ जाते हैं तो उन्हें सामाजिक विभाजन का रूप लेने में देर नहीं लगती। सामाजिक जो विभाजन है और सामाजिक अंतर होना एक आम बात है, ये तो हर जगह होता है, कभी भी कहीं भी एक जैसे लोग, एक ही रंग के लोग एक जगह बच्चों नहीं मिलते हैं, तो इनमें अंतर होना एक स्वाभाविक बात है। लेकिन इस अंतर को देखते हुए इनके साथ अगर भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है तो ये सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं। अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था। सामाजिक विभाजन तथा राजनीति किस प्रकार अंतर संबंधित है। सामाजिक विभाजन आपको पता लग गया, और राजनीति कैसे से संबंधित है, तो इसका आंसर है, देखिए पहला पॉइंट दे रखा है, जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से बड़े और ऊपर हो जाते हैं। जो सामाजिक विभाजन है यह राजनीति किस प्रकार बनती है या किससे कैसे संबंधित है, तो विभाजन का संबंध राजनीति से किस प्रकार है, तो इसको समझाया गया कि जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी ओर विभिन्नताओं से बड़े और ऊपर हो जाते हैं तब यह राजनीति से कहीं न कहीं संबंधित हो जाती है। दूसरा बिंदु है, जैसे अमेरिका में श्वेत और अश्वेत के बीच का भारी अंतर सामाजिक विभाजन का मुख्य कारण रहा है। उसके बाद जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य सामाजिक अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी समाज में अगर दो तरह के लोग हैं, एक को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है दूसरे को कम, तो यह जो विभाजन आता है यह कहीं ना कहीं राजनीति को जन्म देता है। तीसरा बिंदु है, राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का भी काम करती है। चौथा बिंदु है, सामाजिक विभाजनों के सामाजिक विभाजनों के राजनीतिक तय करने के 3 कारक। जो विभाजन है राजनीति कैसे तय हो जाते हैं इससे, या किस प्रकार राजनीति का रूप ले लेते हैं। पहला कारक है, ये आप देखिए कहीं ना कहीं इसमें मिसप्रिंट हो रखा है, पहला फर्क, तो ये फर्क नहीं, यह कारक भी हो सकता है, फर्क भी हो सकता है। पहला कारक है लोगों में राज्य पहचान की भावना के प्रति विश्वास, जिसके परिणाम स्वरूप लोग अपने सामाजिक विभाजन को पीछे रखते हुए राष्ट्रीय पहचान को पहले रखते हैं। ऐसे में कोई समस्या पैदा नहीं होती। जहां राष्ट्र हित की भावना ऊपर होती है और सामाजिक विभाजन की जैसी भावना नहीं होती, वहां पर ऐसी भावना नहीं होती जो कि राजनीति को जन्म दे। जैसे बर्जन के लोग अपने आप को डच,
फ्रेंच, जर्मन ना मानते हुए अपने आप को बेल्जियाई मानते हैं, या बेल्जियम के जो लोग हैं ये अपने आप को ये नहीं मानते हैं कि हम डच भाषा का प्रयोग करते हैं या फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हैं या जर्मन का प्रयोग करते हैं। वे अपने आप को सिर्फ एक बेल्जियम के रहने वाले निवासी के रूप में मानते हैं, भले ही वे डच, फ्रेंच या जर्मन भाषा बोलते हैं। तो ऐसे में कोई समस्या नहीं है, ऐसा सोचने में उन्हें साथ साथ मदद मिलेगी। और दूसरा बिंदु है, सामाजिक विभाजन की राजनीति को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है राजनीतिक दलों के संविधान के दायरे में रहकर कार्य करना। जो राजनीतिक दल हैं ये यदि अपना कार्य एक संविधान के दायरे में रहकर ही करें तो शायद ऐसी स्थिति ना हो, और दूसरे समुदाय को नुकसान पहुंचाने वाली किसी मांग को ना उठाना। जैसे यदि श्रीलंका की भांति, श्रीलंका में क्या था कि भांति एक ही सामाजिक वर्ग अर्थात सिंहलियों के हितों की बात की जाती थी, और दूसरे सामाजिक वर्ग जो तमिल थे वहाँ के, इनकी अवहेलना यानी इनको कम महत्ता दी जाती थी। तो जो तमिल थे और जो सिंहली थे इनमें सामाजिक विभाजन हो गया, जो सदा संघर्ष इनका बना रहा, संघर्षपूर्ण वातावरण बन रहा। ऐसे में राजनीतिक दलों का है कब से है वे सभी सामाजिक वर्गों के हितों का ध्यान रखें। इसमें हमें विभाजन नहीं देखना चाहिए, जबकि हमेशा सभी वर्गों का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा बिंदु दिया गया है, सामाजिक विभाजन की राजनीति को प्रभावित करने वाला अन्य महत्वपूर्ण कारक यह है कि सरकार विभिन्न सामाजिक वर्गों के प्रति कैसा रूप अपनाती है। यदि बेल्जियम की भांति सरकार के सत्ता भागीदारी पर विश्वास रखती है, बेल्जियम में इसका जो एक लेसन मैंने पढ़ाया था आपको, सत्ता की साझेदारी है ना, तो उसमें ये सभी बातें हैं, वहीं से ये उदाहरण दिए गए हैं उसी लेसन से। अगर आपने देखा होगा तो ये सभी पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। ये जो श्रीलंका का इसमें उदाहरण दिया गया है और ये बेल्जियम का है, ये मैंने पिछले लेसन में आपको करा रखा है। तो वही बताया जा रहा है, यदि बेल्जियम की भांति सरकार के सत्ता भागीदारी पर विश्वास रखती है और प्रशासनिक तंत्र में सभी सामाजिक वर्गों को हिस्सेदार बनाती है तो कोई समस्या पैदा नहीं होती है। बच्चों क्या होता है, देश में विभिन्न जो राजनीतिक दल होते हैं सभी एक समान नहीं होते हैं, किसी को बहुमत मिलता है किसी को नहीं मिलता है। तो इस तरह से जो राजनीतिक दल हैं इनको अगर सबको शेयरिंग की भावना होनी चाहिए, साझेदारी की भावना होनी चाहिए और सबको साथ में लेके चले, तो यह जो विभाजन जैसी स्थिति होती है शायद ना हो और आपसी सद्भाव की स्थिति पैदा रहे। किंतु श्रीलंका या यूगोस्लाविया की भांति सरकारी यदि एक से सामाजिक वर्गों के अतिरिक्त अनेक वर्गों को शासन तंत्र से अलग रखती है तो संघर्ष, कलह, गृहयुद्ध और यहाँ तक कि देश का बंटवारा भी हो सकता है। देखिए, एक तरफ तो बेल्जियम का दिया जा रहा है कि बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी हुई थी, दूसरी तरफ श्रीलंका का दिया जा रहा है और यूगोस्लाविया का। इसमें क्या बताया जा रहा है कि बेल्जियम में जो प्रशासन था वहाँ पर क्यों सफल रहा, क्योंकि वहाँ पर सभी दलों को उतनी ही वरीयता दी गई जितने कि बहुमत वाले दल को दी गई थी। तो उन्होंने क्या किया, आपस में मिल करके एक प्रशासनिक इकाई बनाई और सभी समाज के सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया, जिससे वहाँ पर सामाजिक विभाजन जैसी स्थिति पैदा नहीं हुई। इसके विपरीत श्रीलंका और यूगोस्लाविया में वहाँ पर एक ही वर्ग को ज़्यादा मान्यता दी गई, उसी को आगे लेकर बात रखी गई। तो जो दूसरा वर्ग था उसमें कहीं ना कहीं हीनता की भावना होती है, जिसने वहाँ संघर्ष, कलह, गृहयुद्ध और देश का बंटवारा भी करने की स्थिति आ गई। उसके बाद अगला बिंदु है, सामाजिक विभाजन अनेक प्रकार से राजनीति को प्रभावित करते हैं। यदि सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन बन जाए तो इनका परिणाम बड़ा बेकार सिद्ध हो सकता है, परंतु यदि यह सामाजिक विभाजन या उनसे जुड़े हुए राजनीतिक दल राष्ट्रीय दायरे में रहें, संविधान की मर्यादा को ध्यान में देखते हुए अन्य किसी सामाजिक विभाजन को नुकसान पहुंचाने की ना सोचें और सरकार की भी समाज विभाजनों की सत्ता की भागीदारी के नियमों को पर चलते हुए प्रशासनिक ढांचे में सबको साथ ले तो सामाजिक विभाजन सदा ही हानिकारक साबित नहीं होते हैं। उसके बाद है उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण दिया गया है। आयरलैंड में क्या था,
आयरलैंड के उत्तरी भाग में 53% प्रोटेस्टेंट लोग रहते हैं और 44% रोमन कैथोलिक रहते हैं। काफ़ी समय तक यहाँ इस बात का झगड़ा चलता रहा कि दक्षिण आयरलैंड के साथ मिला दिया जाए कि ग्रेट ब्रिटेन के साथ, क्योंकि दक्षिण आयरलैंड की अधिकतर आबादी रोमन कैथोलिकों की थी, जबकि ग्रेट ब्रिटेन के लोगों की अधिकतर आबादी प्रोटेस्टेंट की थी। इसमें भी देखिए दो वर्ग हो गए। अनेक लोग आपसी संघर्ष में इस बात पर मारे गए कि इसका प्रभाव सामाजिक विभाजन ने आयरलैंड की राजनीति को काफ़ी समय तक बड़ी गहराई से प्रभावित किया, क्योंकि दो वर्गों के हित आपस में टकराते रहे और हितों के टकराव से बर्बादी के सिवा वहाँ कुछ न मिला। जब दोनों पक्षों में 1998 में समझौता हुआ तो हिंसक आंदोलन हो गया। इसके अलावा यूगोस्लाविया का उदाहरण देके बताया जा रहा है कि यूगोस्लाविया में सामाजिक विभाजन का अंत कोई सुखद न हुआ, क्योंकि वहाँ राजनीतिक दल अपनी होड़ में बहुत आगे बढ़ गए और अंत में वह देश 6 भागों में बंटकर रह गया। कौन सा? यूगोस्लाविया। किसी ने वहाँ राष्ट्रीयदारी में अंतर रहने का प्रयत्न किया और ना किसी ने देश के संविधान का ध्यान रखा, ठीक है, और ना सरकार के सभी वर्गों को सत्ता की भागीदारी में साथ लेने का प्रयत्न किया। इस प्रकार से वहाँ क्या हो, विभाजन ही हाथ आया यूगोस्लाविया में। तो आवश्यकता इस बात की है कि जो लोकतंत्र है और इसमें विविधता है, विविधता को समझे और उसे स्वीकार करके ही प्रशासन को चलाया जा सकता है, जिससे कि सभी वर्गों के हितों का ध्यान हो और उनका विकास हो सके। तो बच्चों यह था लेसन 3 लोकतंत्र और विविधता नागरिक शास्त्र से संबंधित। और इसके अगले वीडियो में इसी लेसन के और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वह भी आपको बताया जाएगा। तो आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि अगले लेसन की वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास तुरंत आ जाए, आप उसका लाभ उठा सकें। तो बच्चों मिलते हैं अगले लेसन के वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू, टेक केयर।